हाय गाइस, वेलकम टू अनुशाला बाय अनुश्री। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 विच इज़ अबाउट वेरियस रिसोर्सेज, है ना। पहला चैप्टर रिसोर्सेज के ही नाम से था और उसमें बेसिक आइडिया दिया था, डेफिनेशन, टाइप्स, ये सब बताया था। ठीक है, सेकेंड चैप्टर इज़ अबाउट डिफरेंट रिसोर्सेज, सबसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशन क्या है, मतलब कंजर्वेशन कैसे होगा और हम उनको किस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो शुरू करेंगे चैप्टर के नाम से। चैप्टर के नाम में ही सारे रिसोर्सेज के नाम है, लाइक लैंड, जस्ट अ सेकेंड, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सी, लैंड क्या होता है, हम सब अवेयर हैं, ज़मीन, ठीक है, जिस पर हम सर्वाइव कर रहे हैं, जिस पर हम सेटलमेंट कर पा रहे हैं, जिस पर हम एग्रीकल्चर कर पा रहे हैं, जिस पर मिट्टी है, पत्थर हैं, पेड़ पौधे हैं। ठीक है, सॉइल, सॉइल यानी मिट्टी। अब लैंड के ऊपर वाला जो सरफेस है, लैंड का मतलब क्या है, रॉकी सरफेस जिसको हम क्रस्ट कह रहे हैं, और उसके ऊपर वाला जो हिस्सा है जो टूट टूट कर क्या बना है, फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुआ है, उसको हम कह देते हैं सॉइल। देन वाटर, पानी। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या है, वेजिटेशन मीन्स इट इज़ अ वर्ड विच इज़ रिलेटेड टू ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अब वेजिटेशन में क्रॉप्स भी आ जाएंगी, फॉरेस्ट एरिया भी आ जाएगा, ग्रासलैंड भी आ जाएंगे, जो सस्टेनेबल नहीं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, मतलब अपने खुद के प्रयोग के लिए, खुद के यूज़ के लिए, बस जो सब्जी भाजी कुछ भी कोई छोटे से लैंड पर ग्रो कर रहा है उसको सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहेंगे। ये सारा कुछ किस में आ जाता है, वेजिटेशन में। लेकिन जब इस वेजिटेशन के आगे लगता है नेचुरल, मतलब ऐसे पेड़ पौधे, घास या कोई भी फ्लोरा जो है, जब वो नेचुरली ग्रो कर रहा है विदाउट एनी एड या हेल्प ऑफ ह्यूमन, तब उसको कहेंगे नेचुरल वेजिटेशन। जैसे कि एक जंगल है, उसको किसी ने लगाया नहीं, ना तो जंगल में कोई रोज़ पानी देने जा रहा है, ना तो वहाँ पे खाद डाल रहा है, ना उनको जंगली जानवरों से बचा रहा है, ये नेचर खुद कर रहा है ना। ये वेजिटेशन किसने ग्रो किया है, नेचर ने, ह्यूमन की कोई मदद इसमें नहीं है, तब ये कहलाएगा नेचुरल वेजिटेशन। लेकिन अगर कोई एक फार्मर एग्रीकल्चर कर रहा है, ठीक है, मान लो वो राइस, व्हीट, वेजिटेबल्स, वॉट एवर ही और शी इज़ ग्रोइंग, वो वेजिटेशन तो है लेकिन वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको वो प्रॉपर ह्यूमन एड देता है। ठीक है, सीड्स भी लगा रहा है, टिलिंग भी कर रहा है, प्लाउइंग भी कर रहा है, हार्वेस्टिंग भी खुद कर रहा है। फिर अगर मान लो ज़मीन उतनी अच्छी नहीं है, सॉइल उतनी फर्टाइल नहीं है, तो उसमें फर्टिलाइजर्स भी डाल रहा है, मैन्योर भी डाल रहा है, इरीगेशन भी कर रहा है, पूरी तो ह्यूमन एड है। तो फिर वो सिर्फ वेजिटेशन में आएगा, बट इट वोंट कम अंडर नेचुरल वेजिटेशन, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत क्लियर डिफरेंस है वेजिटेशन में और नेचुरल वेजिटेशन में, जो जनरली बच्चों को नहीं समझ में आता है। इसलिए चैप्टर शुरू करें उससे पहले बेसिक समझ लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ, अब वाइल्ड लाइफ क्या है, वाइल्ड लाइफ मतलब हर उस वेराइटी के एनिमल्स, जिसमें इंसेक्ट्स भी आ जाएंगे, मैमल्स भी आ जाएंगे, रेप्टाइल्स भी आएंगे, सारे कुछ जितने भी फौना है, जितने भी एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं, वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे, लेकिन वाइल्ड एरिया वाले, मतलब अगेन जिनको किसी भी प्रकार की ह्यूमन एड नहीं मिल रही है। ठीक है, जंगल में अगर शेर है, वो अपना सर्वाइवल खुद कर रहा है, तो वो वाइल्ड लाइफ का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने घर पे एक कैट पाल रहे हैं, तो वो वाइल्ड लाइफ का हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उसको खाना दे रहे हो, आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो। ठीक है, आप उसको क्लाइमेटिक कंडीशन से, वेदर से बचा रहे हैं, ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा ठंडी, इन सब चीज़ों से बचा रहे हैं। उस पर बाहर कोई अटैक हो सकता है बाय ह्यूमंस और बाय अदर एनिमल्स, आप उससे भी उसको प्रोटेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो आप उसको एक एड प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो एनिमल में तो आ रही है, फौना में तो इंक्लूड हो रही है, बट वो वाइल्ड लाइफ में इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ मतलब जंगल वगैरह में या बिना किसी ह्यूमन हेल्प के सर्वाइव करने वाले जो जानवर हैं, उनको आप कहते हैं वाइल्ड लाइफ के अंदर इंक्लूड करते हैं उनको, राइट। चलो, सो दिस वॉज अ बेसिक इंट्रो ऑफ चैप्टर, जिसमें हमने कंसेप्ट्स को पहले ही क्लियर कर लिया ताकि आगे जाके हमें समझने में थोड़ी सी आसानी हो। ठीक है, सी दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू विद द मीडियम ऑफ अनुशाला। ठीक है, हम यहाँ पर यही कोशिश करते हैं कि चैप्टर्स को रटाने की बजाय या चैप्टर्स को अननेसेसरी लॉजिक लगाकर उसको छोटा करने की बजाय, या ऐसे ही अननेसेसरी नोट्स प्रोवाइड कराने की जगह आपको डिपेंडेंट ना बनाकर इंडिपेंडेंट किया जाए, कि आप सिर्फ इतना समझो कि कंसेप्ट कह क्या रहा है।
ठीक है। एसएसटी को जनरली लोग ये समझते हैं कि इट इज़ ऑल अबाउट रोट मेमोराइजेशन, कि हिस्ट्री है तो रट लिया, ज्योग्राफी है तो रट लिया। नहीं भाई, सब कुछ समझने वाला है। बहुत कम पोर्शन ऐसा है जो रटने का है, और वो रटने के भी ट्रिक्स हैं, ठीक है। वो रटने के भी कुछ मेथड्स हैं कि कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट समझो और उनको बार बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएंगे, है ना। यही अनुशाला के थ्रू मैं पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाती हूँ तब भी मैं ये कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चों को कुछ भी रटना ना पड़े। उनको ऐसा ना लगे कि एक सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा तो याद कर लो, नहीं, इसको समझा जा सकता है। बस इतना कि आपको चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और अगर आपको स्पेशली अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिसको एसएसटी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाया नहीं गया है, तो डेफिनेटली कि इंटरेस्ट तो कम आएगा ही आएगा, साथ में सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिटेल्ड लग सकता है, ठीक है। लेकिन बिलीव मी, अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट आप दिखाएंगे, थोड़ी सी कोशिश करेंगे, तो ये चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, ठीक है। और समझ में आने लगता है तो सब कुछ इंटरेस्टिंग लगता है फिर। चलो अब बात करते हैं एक एक रिसोर्सेज के बारे में। जैसे कि शुरू करेंगे हम लैंड से, ठीक। अब कुछ छोटे मोटे फैक्ट हैं, जैसे कि सबसे पहले तो हमें पता है कि भाई लैंड जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, या कहें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि अगर लैंड नहीं है तो भाई हवा में लटके रहोगे क्या, या पानी में डूब के सर्वाइव करोगे? नहीं, ठीक है। मतलब अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लैंड का होना, लेकिन इतना ही ज़रूरी है हमारे पास सनलाइट का होना, और इतना ही ज़रूरी है हमारे पास वाटर का होना। तो हम इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं कहेंगे, हम इसको वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर जैसे आपके पास लैंड है लेकिन वाटर नहीं होता तो भी हम सर्वाइव नहीं करते, वाटर होता पर लैंड और एयर नहीं होती तो भी सर्वाइव नहीं कर पाते, एयर बस होती बाकी लैंड और वाटर नहीं होते तो भी सर्वाइव नहीं करवा पाते, ठीक है। मतलब ये जो बायोस्फीयर बन रहा है टोटल, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर को मिलाकर, ठीक है, इसमें तीनों रिसोर्सेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। सिर्फ 30% ऑफ अर्थ जो है वो है लैंड। कैसे पता चला? क्योंकि हमें हमेशा से पता है कि 70% जो है ऑफ अर्थ दैट इज़ वाटर, तो बचा हुआ 30% जो है वो ही बस क्या है? लैंड, बस वही है ज़मीन। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब पूरी अर्थ पर ऐसा नहीं है कि हर जगह पर लैंड बराबरी से है। एट सम प्लेसेस लैंड बहुत ज़्यादा है, एट सम प्लेसेस पानी ज़्यादा है, लैंड की मात्रा कम है। जैसे कि अगर आप बात करें पैसिफिक ओशन की, ठीक है, पैसिफिक ओशन बहुत बड़ा है और वहाँ पर आइलैंड्स हैं और ना कि बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यूरेशिया की, यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया का जो मिला हुआ हिस्सा है, यहाँ पर पानी कम है लेकिन लैंड ज़्यादा है। तो ये अर्थ के ऊपर अनइवन है ना, यानी इवन यानी एक जैसा, और अनइवन मतलब जो एक जैसा नहीं है, अलग अलग है, डिफ्रेंशिएटेड है ना। ऐसी हमें मिली है क्या? लैंड मिला है और उस पर भी पॉपुलेशन भी कैसी है? अनइवन। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर एक मात्रा में लोग रह रहे हों, किसी किसी जगह पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रह रही है और किसी किसी जगह पर बहुत कम पॉपुलेशन रह रही है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्लाइमेट के और लैंड के बहुत ज़्यादा अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लोगों के सर्वाइवल को ईजी या डिफ़िकल्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं नॉर्थ पोल की या साउथ पोल की, अब साउथ पोल में हमको जो लैंड मिल रहा है वो कौन सा कॉन्टिनेंट है? अंटार्कटिका, ठीक है। और नॉर्थ पोल में हमारे पास कुछ आइलैंड्स हैं और आर्कटिक सर्कल, ठीक है। अब ये जो दोनों एरिया हैं जहाँ पर थोड़ा बहुत भी लैंड हमको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इवन पॉपुलेशन क्यों नहीं है? बहुत ही रेयर लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। इवन जो अंटार्कटिका है वहाँ पर तो स्पेस सेंटर्स बने हुए हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, नॉर्मल पीपल का वहाँ रहना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस, बहुत कोल्ड कंडीशंस है वहाँ पर, ठीक है। तो क्लाइमेट के कारण हम वहाँ पर क्या नहीं कर सकते? रह नहीं सकते, दैट इज़ वाई अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर हम बात करते हैं यूरोप की, या चलो बात कर ले यूरोप या अफ्रीका की, ठीक है। अब ये जो एरियाज़ हैं ये आपके अफ्रीका की बात करें तो ये है आपका टॉरिड जोन में, यानी इक्वेटोरियल रीजन के आसपास वाला एक हिस्सा है। तो यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गुजरती है और इक्वेटर भी गुजरती है। तीनों मेजर लैटिट्यूड्स का वहाँ से गुजरने के कारण क्या है? हीट बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर भी सारे लोगों का सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, दैट इज़ सहारा। अब सहारा में भी बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट है, बहुत गर्मी है, ठीक है, बहुत ह्यूमिडिटी है, जिसके कारण क्या होता है कि उसके आसपास भी सारे लोगों का सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यूरोप की, यूरोप एक कंजस्टेड कॉन्टिनेंट है। मैं ये नहीं कहूँगी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बट मैं ये कहूँगी कि एरिया कम,
ठीक है। वहाँ की जो एक एक इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं वो हमारे यहाँ की हमारे यहाँ के इंडिया के स्टेट से भी छोटे हैं कई, ठीक है। तो मतलब क्या है कि वहाँ पर लैंड ही कम है, और हमारे यहाँ की जैसे गोवा है, लैंड छोटा है, एरिया छोटा है, पॉपुलेशन भी ठीक ठाक है। लेकिन यूपी की बात करें तो यूपी सबसे बड़ा स्टेट एरिया वाइज नहीं है लेकिन पॉपुलेशन वाइज है। सबसे बड़ा स्टेट एरिया वाइज कौन सा है? राजस्थान, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ नहीं रहती, ठीक है। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का कारण क्या है? क्लाइमेट भी हो सकता है और लैंड भी हो सकता है, ठीक है, और भी दूसरे फैक्टर्स हो सकते हैं। माउंटेन्स, प्लेट्यूज, अब कौन कौन से एरियाज़ हैं जो लैंड होने के बाद भी कम पॉपुलेटेड है ना। अनइवन यानी कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, तो स्पार्स यानी होता है कम, ठीक है। कौन से ऐसे एरियाज़ होंगे लैंड के ऊपर जहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी? लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेट्यूज मतलब होता है पठार, ठीक है। दिस इज़ अ माउंटेन, दिस इज़ अ हिल एंड दिस इज़ अ प्लेट्यू। माउंटेन की हाइट बड़ी होगी बट कोनिकल टॉप होगा, हिल की हाइट माउंटेन से छोटी होगी बट कोनिकल टॉप होगा, और प्लेट्यू जो है उसकी हाइट दोनों से कम होगी और साथ में उसका जो टॉप है वो कोनिकल होने की जगह कैसा होगा? फ्लैट होगा, टेबल टाइप होगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्लेट्यू। डेजर्ट्स अगेन बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट, दिन में बहुत गर्म, रात में बहुत ठंडा, है ना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि रेत जो है वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी भी होती है। थिक फॉरेस्टेड एरियाज़, क्यों नहीं है पॉसिबल थिक फॉरेस्टेड एरिया में रहना? क्योंकि वहाँ पर वाइल्ड लाइफ का खतरा है, और दूसरी चीज़ ह्यूमन सर्वाइवल की सारी चीज़ें वहाँ पर मिलना डिफ़िकल्ट है। एंड लो लाइंग एरिया यानी वी आर टॉकिंग अबाउट वैलीज। अगेन क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्लड्स वगैरह के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं और डूबने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अगर फ्लड लाइक सिचुएशन आ जाती है। देन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया कौन से होंगे? जो प्लेन है या फिर रिवर वैलीज है। प्लेन एरिया मतलब फ्लैट लैंड की बात हो रही है, ठीक है। अब प्लेन एरिया में सब कुछ आसान है, एग्रीकल्चर करना भी ज़्यादा आसान है, प्रोडक्टिव भी होगा, सेटलमेंट बनाना भी ज़्यादा आसान है, इंडस्ट्रीज़ बनाना भी ज़्यादा आसान है, और नॉर्मल सर्वाइवल भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा होगा। क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत एक्सट्रीम नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा गर्म बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होगा। एंड रिवर वैलीज, क्यों? क्योंकि पास में क्या है? रिवर। सबसे पहले सेटलमेंट कहाँ होगा? रिवर के आसपास। सॉरी, जब रात में रिकॉर्ड करना पड़ता है तो यही होता है फिर, राइट। डेंस यानी घना, यानी ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ होगी? प्लेन या फिर रिवर वैलीज में, और कम पॉपुलेशन कहाँ होगी? ये सारे एरियाज़ में। बट बोथ आर द पार्ट ऑफ लैंड ओनली, ठीक है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। चलो अब बात करते हैं लैंड यूज़ की। लैंड यूज़ मतलब जो ज़मीन है हम उसका यूज़ कैसे कर रहे हैं। अब डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों के लिए कर रहे हैं। हम पहली बात तो इस पर सर्वाइव कर रहे हैं, मतलब सेटलमेंट है हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर है, फिर हमने इंडस्ट्रीज़ लगाई हैं, फिर उसके बाद अब फॉरेस्ट भी हैं बहुत सारी जगह पर, बाकी जो जगह बसती है कहीं पर रिवर्स हैं, कहीं पर दूसरे फिजिकल फीचर्स हैं, ठीक है। चलो, सो एग्रीकल्चर में यूज़ होगा। फॉरेस्ट्री यानी कि जो फॉरेस्ट ग्रो कर रहा है उसको फॉरेस्ट्री कह रहे हैं। माइनिंग, अगेन इसको कैसे भूल सकते हैं? माइनिंग यानी ज़मीन के अंदर से ज़मीन में गड्ढे करके हम उसमें से मिनरल्स निकाल रहे हैं, बाहर मेटल्स बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। बिल्डिंग, हाउसेस, घर बनाने के लिए, सेटलमेंट के लिए, रोड्स बनाना पड़ता है, इंडस्ट्रीज़ बनानी पड़ती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें लैंड यूज़ के अंदर इंक्लूड होती है। लेकिन लैंड यूज़ डिपेंड करता है टोपोग्राफी के ऊपर। टोपोग्राफी मतलब वहाँ के फिजिकल फीचर क्या है, कि माउंटेन है, प्लेन है, प्लेट्यू है, रिवर है, क्या है। सॉइल क्वालिटी कैसी है। अब भाई सिंपल है कि अगर आपके पास दो ज़मीन है, एक जिसकी सॉइल फर्टाइल है और एक जो बंजर है, तो डेफिनेटली कि आप जो फर्टाइल जगह वहाँ पर इंडस्ट्री तो लगाने से रहें, क्योंकि वो फर्टाइल लैंड वेस्ट हो रहा है ना। क्योंकि फर्टाइल लैंड में इंडस्ट्री तो लग जाएगी, लेकिन इनफर्टाइल लैंड में या बंजर ज़मीन पर एग्रीकल्चर नहीं होगा। तो डिपेंड होता है कि लैंड यूज़ कैसे करोगे, टोपोग्राफी पे, सॉइल पे, क्लाइमेट पे, मिनरल्स पे, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है। अब मुझे पता है कि मुझे एक इंडस्ट्री लगानी है जिसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं देख के लगाऊंगी ना, ऐसी ज़मीन पे थोड़ी ना लगा लूँगी जिसके आसपास वाटर का कोई भी सोर्स नहीं है, ठीक है, या जहाँ तक वाटर का सोर्स लाना थोड़ा डिफिकल्ट है, कॉस्टली पड़ेगा, तो वहाँ तो नहीं करूँगी, ठीक है। ऐसी जगह करूँगी जहाँ से पानी की अवेलेबिलिटी होगी। ऐसी जगह करूँगी अगर मुझे किसी इंडस्ट्री में काम करना है तो वहाँ के रिलेटेड मिनरल्स मिले, क्लाइमेट सही होना चाहिए। बहुत अननेसेसरी एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस वाले एरिया में मैं कोई भी काम नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे रिसोर्सेज की भी दिक्कत होगी और लेबर भी मेरे काम में इंक्लूड नहीं होना चाहेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी ज़मीन खाली है कुछ भी काम कर लेंगे उसके ऊपर, ना, हमें क्या देखना पड़ेगा, ये सारे फैक्टर्स को वहाँ पर जज करना पड़ेगा, ठीक है। अब ओनरशिप के बेसिस पर देखें तो दो प्रकार के लैंड है, प्राइवेट और कम्युनिटी लैंड।
प्राइवेट लैंड क्या है? जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास है। अगर मैं एक प्राइवेट इंडिविजुअल हूँ और मेरे पास मान लो 10 एकड़ की एक ज़मीन है, तो वो मेरी खुद की ज़मीन है ना, उसकी ओनरशिप किसके पास है? मेरे पास है। अब मैं उस पर एग्रीकल्चर कर लूँ, मैं उस पर इंडस्ट्री लगा लूँ, मैं उसको खाली पड़ा रहने दूँ, या मैं उस पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के, एक वेयर हाउस बना के खड़ा कर दूँ, ठीक है, ये मेरी मर्ज़ी है। क्यों? क्योंकि उसकी ओनरशिप किसके पास है? एक प्राइवेट इंडिविजुअल के पास। बट अगर हम बात करते हैं कम्युनिटी लैंड की, तो ये एक कम्युनिटी को बिलोंग करता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल को बिलोंग करता है, ठीक है, कॉमन यूजेस के लिए। जैसे कि फॉडर, यहाँ लिख देते हैं। फॉडर का मतलब होता है चारा, यानी कि जो आप जानवरों को खिला रहे, जानवरों को जो खाना है उसको कहते हैं फॉडर, ठीक है। फॉडर कलेक्ट करने के लिए फ्रूट्स, नट्स, इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए जो कॉमन ज़मीन होती है, कॉमन एरियाज़ होते हैं, उसको कहा जाता है कम्युनिटी लैंड। क्वालिटी ऑफ लैंड डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ऑब्वियस सी बात है कि जो लैंड है उसकी क्वालिटी सारी जगह पर एक जैसी नहीं है, ठीक है। कहीं कहीं की ज़मीन बहुत फर्टाइल है, कहीं की सॉइल बहुत अच्छी है, और कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट बंजर हैं, बाय डिफ़ॉल्ट उनमें क्या है? फर्टिलिटी नहीं है, ठीक है। और साथ में एक बात ध्यान रखनी ज़रूरी कि अवेलेबिलिटी जो है लैंड की वो लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि लैंड जो है वो भी फिक्स्ड है, बढ़ या घट नहीं रहा। हाँ, हम उसके फॉर्म चेंज कर सकते हैं कि कई लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को काट के उसके एरिया को इंडस्ट्रीज़ के लिए या एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है। या फिर जो फॉरेस्ट के अलावा और किसके एग्जाम्पल लेंगे? लाइक रोड्स, ठीक है। अब पर्टिकुलर एक जगह पर खेत था, वहाँ से हमें पता चला कि भाई ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक सड़क निकालनी है, तो वो एरिया अलग से आया नहीं है, वो आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है कि वो पहले एक एग्रीकल्चरल लैंड था और अब आप वहाँ से क्या कर रहे हो? रोड पास होने दे रहे हो, ठीक है, राइट। तो लैंड जो है वो लिमिटेड है, और फर्टाइल लैंड तो और भी ज़्यादा लिमिटेड है, ठीक है। तो उसका लैंड यूज़ जो है वो बहुत ध्यान से करना चाहिए, राइट। फिर अब लैंड को कुछ थ्रेट्स भी हैं, यानी कुछ खतरे भी हैं। कैसे खतरे हैं? एनक्रोचमेंट ऑफ कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेज इन अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ यानी कि शहरी इलाकों में क्या समस्या है कि यहाँ पर जो कॉमन लैंड्स हैं, ठीक है, इनको एनक्रोच किया जाता है। एनक्रोच करना यानी कि इलीगल तरीके से उन पर कब्ज़ा करना, ठीक है, उसको हम कहेंगे एनक्रोचमेंट। तो एनक्रोचमेंट किया जाता है ताकि कमर्शियल एरियाज़ बनाए जा सकें, मॉल्स बनाए जा सकें, या जो हाईवेज़ वहाँ से निकल रहे हैं उनको क्रिएट किया जा सके, ठीक है। और हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाते हैं। अब देखो, अर्बन एरिया, पॉपुलेशन ज़्यादा है और सबको घर की फैसिलिटी देनी है, तो हाउसिंग के लिए क्या होता है कि जनरली कॉमन एरिया की तरफ नज़र डाली जाती है कि भाई ठीक है, कॉमन एरिया है, इसको एनक्रोच करके या इसको किसी तरीके से ख़रीद के यहाँ पर हम हाउसिंग की फैसिलिटी को क्रिएट कर लें, या दूसरी किसी भी डेवलपमेंटल फैसिलिटी को क्रिएट कर दें, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरियाज़। अब रूरल एरियाज़ में उतना डेवलपमेंट के लिए लैंड को यूज़ तो नहीं किया जाता, लेकिन लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है वो एग्रीकल्चर में आए। क्यों? क्योंकि उनका वही इनकम सोर्स है, ठीक है। तो फॉरेस्ट को काट कर एग्रीकल्चर एरिया में ला रहे हैं, या जो रिजर्व्ड एरिया है उसको कोशिश करते हैं कि भाई एग्रीकल्चर लैंड में लाया जा सके। देन लैंड डिग्रेडेशन, और तीसरा है कि भाई लैंड को डिग्रेड कर रहे हो। डिग्रेड करने का मतलब टू रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ समथिंग, ठीक है, वो भी ख़त्म कर रहे हैं। लैंड डिग्रेड कैसे कर रहे हैं हम? बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि पहली बात तो सॉइल इरोजन हो रहा है, ठीक है, जो अगेन इसका एक कारण है। सॉइल इरोजन हो रहा है तो लैंड की जो क्वालिटी है, सॉइल की जो क्वालिटी लैंड होल्ड करके रखा है वो ख़त्म होती है। फिर जो अनट्रीटेड वाटर है, केमिकल से भरा पानी है जो इंडस्ट्रीज से निकल रहा है, अगर वो भी ज़मीन के ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो उसको सोख रहा है, और फिर उसके बाद उसकी क्वालिटी जो है वो ख़राब हो रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा माइनिंग कर रहे हैं तो उससे भी लैंड डिग्रेड हो रहा है। लैंड स्लाइड्स हो रही हैं, उससे भी लैंड डिग्रेड होता है। और डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन मतलब कि किसी भी अच्छी खासी ज़मीन का बंजर हो जाना, उसको हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। डेजर्ट जुड़ा हुआ है ना यहाँ पे आगे, मतलब कि डेजर्ट कैसा होता है? डेजर्ट में एग्रीकल्चर तो कर नहीं सकते, है ना, एक तरीके से वो बंजर है। तो अगर कोई फर्टाइल एरिया, अच्छा क्वालिटी का एरिया, लैंड अगर डेजर्टिफाई हो जाता है यानी कि बंजर होने लग जाता है, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। अब इतनी सारी परेशानी है तो सोल्यूशन क्या है? कंजर्व कैसे करेंगे? डेफिनेटली देयर विल बी सम सोल्यूशन।
लाइक रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड। ये देखना चाहिए कि भाई कौन कौन सी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं जिनके कारण क्या हो रहा है कि लैंड की क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो रही है ना। एफॉरेस्टेशन यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को ग्रो करना, और यहाँ पर पेड़ों का ग्रो करना ये नहीं कि आपने अपने गमले में पौधा लगा दिया। एफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन का जस्ट अपोजिट है। डिफॉरेस्टेशन यानी फॉरेस्ट को काटना, और एफॉरेस्टेशन यानी फॉरेस्ट को ही ग्रो करना। एक ही एरिया में आप फॉरेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज़ एफॉरेस्टेशन। लैंड रिक्लेमेशन, लैंड रिक्लेमेशन का मतलब क्या होता है? लैंड को दोबारा से रिक्लेम करना, यानी कि वापस बनाना। ये नेचुरल प्रोसेस है, इसको ह्यूमन नहीं क्रिएट कर रहा है, लेकिन ह्यूमन एक्शंस के कारण इसमें फ़र्क पड़ता है डेफिनेटली, राइट। देन रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हो रहा है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ इंक्रीज़ हो रहा है ना एग्रीकल्चर में। अब ये केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं? लैंड के लिए हार्मफुल है, लैंड उनको सोक करता है और उसकी क्वालिटी ख़त्म होने लग जाती है। तो बेटर है कि भाई आप रेगुलेटेड यूज़ करें, कम यूज़ करें, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ करें, और साथ में अगर कर भी रहे हो फर्टिलाइज़र का यूज़ तो मेक श्योर कि वो किस फॉर्म में आपके लैंड पर जा रहा है या वाटर बॉडीज़ में जा रहा है। देन चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग क्या है? ग्रेजिंग यानी चरना, ठीक है। कौन चरता है? जानवर, ठीक है। जैसे कि गोट है, जो हर्बीवोर्स एनिमल है, दे डू ग्रेजिंग। अब ये ज़रूरत से ज़्यादा जब एक ही एरिया पे बार बार ग्रेजिंग होती है तो सॉइल इरोजन होना चालू हो जाता है, जिसके कारण लैंड जो है उसकी क्वालिटी ख़त्म होने लग जाती है, ठीक है। वो जितना प्रोड्यूस कर सकता है उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाता, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट लैंड। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा सॉइल, जिसको हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। हर एक रिसोर्स के लिए एक पर्टिकुलर लेक्चर बनाते हैं, ताकि अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है तो आपको पूरा ना देखना पड़े, आप सिर्फ उसको देख के ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप लैंड के बारे में सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कंजर्वेशन कैसे करना है, थ्रेट क्या है, या यूज़ कैसे होता है। वैसे ये बहुत कॉमन है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी नया नहीं पढ़ाया गया। हाँ, थोड़ा सा एडवांस करने की कोशिश की है आपके जो आप 7th में पढ़ के आए हैं उससे 8th में, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया, समझ में आया, आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी इसके बाकी लेक्चर्स भी अपलोड हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें, कमेंट करके मुझे बताएं और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।